नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश कहरू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रथम यूनिट फर्स्ट यूनिट नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि हमने बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस की थी। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब आप विद्युत चुम्बकीय विकिरणों, पराबैंगनी या दृश्य विकिरणों को किसी अणु पर आपतित करते हैं तो अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं और उन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के दौरान ऊर्जा का, विकिरणों का अवशोषण होता है और अवशोषित विकिरणों के आधार पर हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उस स्पेक्ट्रम को हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम इसलिए कहा क्योंकि दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम ऊर्जावस्था से उच्चतम ऊर्जावस्था में जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की तरह ही बीएससी थर्ड ईयर की प्रथम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ दृश्य या पराबैंगनी विकिरणों को अणु पर आपतित नहीं किया जाता है। इस कारण से ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। तो स्पेक्ट्रम क्या है पहले मैं वो बताना चाहता हूँ। वो हमने बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर भी डिस्कस किया था। जस्ट मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहूँगा। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम अंतरक्रिया है। किसके बीच की अंतरक्रिया का परिणाम है स्पेक्ट्रम? अणु तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है, उस इंटरैक्शन का परिणाम स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है। किस तरह का इंटरैक्शन? जैसे आपने देखा कि दृश्य विकिरणों को या पराबैंगनी विकिरणों को जो मॉलिक्यूल के ऊपर आपतित किया जाता है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्राप्त होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण एक अंतरक्रिया का परिणाम हो गया। उसके करस्पॉन्डिंग हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो विकिरणों को अणु के ऊपर आपतित करते हैं और अणु में नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं के बीच में संक्रमण होता है। तो नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं के बीच में संक्रमण हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे नाभिकीय या एन को प्रयुक्त किया गया है, न्यूक्लियर या नाभिकीय को प्रयुक्त किया गया है। तो ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं के मध्य में संक्रमण होता है और ये संक्रमण का कारण रेडियो विकिरण को का आपतन है। रेडियो विकिरणों को जब आपतित करते हैं तो नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं के बीच में संक्रमण होता है। तो इस अंतरक्रिया को समझने से पूर्व क्या है नाभिकीय चक्रण अवस्थाएं, नाभिकीय चक्रण अवस्थाएं किस तरह से उत्पन्न होती है, किस तरह से उनका क्वांटीकरण होता है, किस तरह से वो क्वांटाइज्ड होती है। और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझना आसान है। इलेक्ट्रॉन अपनी एक ऊर्जावस्था से दूसरे ऊर्जावस्था के अंदर चला जाता है, क्योंकि हमने ऊर्जा अवस्थाओं को एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर अणुओं में किस तरह के ऊर्जा स्तर होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। और वो ऊर्जा स्तर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। तो इसको हम अच्छे से जानते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को समझना हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन जब हम नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं
तो यहाँ पे हम नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं की बात करते हैं, और नाभिकीय चक्रण अवस्था किस तरह से प्राप्त होती है ये जानना हमारे लिए आवश्यक होगा, क्योंकि हम स्पेक्ट्रम जब डिस्कस करेंगे या स्पेक्ट्रा का जब इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उससे पहले हमें क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्वांटीकृत ऊर्जा स्तरों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही वो ऊर्जा स्तर है जहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतर्क्रिया होगी। उससे पहले हम एनएमआर को नहीं समझ पाएंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण भी तरंगे हैं, जैसे कि यांत्रिक तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों या यांत्रिक तरंगों में डिफरेंस क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से किस तरह से विभेदित की जाती है। ध्वनि तरंगों को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आप बोलते हैं और दूसरा सुनता है, बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में मीडियम है, माध्यम है, और उस माध्यम के अंदर ये ध्वनि तरंगे प्रोपगेट होती है, गमन करती है। लेकिन सूर्य का प्रकाश, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, रेडियो विकिरण, अवरक्त विकिरण, इनको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य और पृथ्वी के बीच में माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी पराबैंगनी विकिरण या हम कहें कि दृश्य विकिरणें पृथ्वी तक आ रही है, तो इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिना माध्यम के गमन कर सकने वाली तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो हैं उनको यदि तरंग दैर्ध्य के क्रम में या उनकी आवृत्ति के क्रम में या उनकी ऊर्जा के क्रम में जब हम व्यवस्थित करते हैं तो हमें विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर विभिन्न प्रकार की विकिरणें होती हैं। इन विकिरणों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अथवा आवृत्ति अथवा ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो जो व्यवस्था, जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है उसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, या हम कहेंगे ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे ये हाई एनर्जी या उच्च ऊर्जा की विकिरण है, जबकि रेडियो विकिरण जो है, माइक्रोवेव्स जो हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के साथ हमेशा विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश संबंधित पाए जाते हैं। ये विद्युत तथा चुंबकीय सदिश एक दूसरे के समकोण पर तथा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दोलित होते रहते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ये डायग्राम हमने बनाया है, किस तरह से हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों को दर्शा सकते हैं वो इस डायग्राम के थ्रू हम आसानी से देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणें प्रकाश के वेग से गति करती हैं, अर्थात इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। दो क्रमागत श्रृंगों अथवा क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे लैम्ब्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, एनएमआर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक तरंग साइन वेव को हमने दर्शाया है, इसके अंदर दो क्रमागत श्रृंगों या क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी है, उसे लैम्ब्डा से दर्शाया गया है, और ये लैम्ब्डा किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य कहलाता है। किसी तरंग की 1 सेंटीमीटर लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है, जिसे नू बार द्वारा दर्शाया जाता है। किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, जिसे नू द्वारा दर्शाया जाता है।
ये सभी पद निम्न प्रकार से संबंधित रहते हैं। ये प्लांक समीकरण के द्वारा हम इनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्या है प्लांक समीकरण? E इज इक्वल टू एच नू। यहाँ पे h प्लांक नियतांक है, नू तरंग की आवृत्ति है। ऊर्जा को हम E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर c प्रकाश का वेग है तथा लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य का उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ तरंग संख्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है, जिसे नू बार द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम एक नई इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी नू बार। तो इस प्रकार से हम प्लांक समीकरण की सहायता से ऊर्जा को आवृत्ति के साथ, तरंग की तरंग दैर्ध्य के साथ अथवा तरंग संख्या के साथ में संबंधित कर सकते हैं। अब बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या है। अवशोषण स्पेक्ट्रा विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अणु पर आपतित करने पर अणु उन विकिरणों का अवशोषण करता है। अवशोषित विकिरणों के फलस्वरूप अणु में उपस्थित विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण होते हैं। ये ऊर्जा स्तर जो अणु में है वो क्वांटाइज्ड है, तो क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तरों के बीच में संक्रमण होता है। इन अवशोषित विकिरणों को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नामक यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रा को एक आलेख के रूप में दर्शाया जाता है जो अवशोषित विकिरणों की तीव्रता तथा उनकी तरंग दैर्ध्य के मध्य खींचा जाता है। ये जो आरेख है इसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे आई नॉट इंटेंसिटी तथा लैम्बडा मैक्स के बीच में आरेख खींचा गया है, और ये आरेख जो है ये अवशोषण स्पेक्ट्रा को दर्शाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रा का ये एक उदाहरण है, अवशोषण स्पेक्ट्रा को ये शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं नाभिकीय चुंबकीय स्पेक्ट्रों की शब्दावली की। यहाँ पे क्यों हमने नाभिकीय यूज़ किया है, चुंबकीय यहाँ पर क्यों यूज़ में लिया गया है, और अनुनाद से हमारा क्या मतलब है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये अध्ययन है विद्युत चुंबकीय विकिरणों तथा अणु के मध्य की अंतर्क्रिया का। अब नाभिकीय शब्द को प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इस तकनीक में या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किसका रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट है नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं के बीच में या नाभिकीय ऊर्जा स्तरों के बीच में संक्रमण का। तो क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं के बीच में संक्रमण होता है रेडियो विकिरणों की उपस्थिति में, इस कारण से नाभिकीय शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। अब चुंबकीय का क्या कारण है? नाभिकीय, चुंबकीय यह परिकल्पना केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परिलक्षित होती है, अतः चुंबकीय शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। वह अवस्था जिसमें रेडियो विकिरणों की ऊर्जा अल्फा तथा बीटा ऊर्जा स्तरों के बराबर हो जाती है, अनुनाद कहलाती। तो यहाँ पर नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं में संक्रमण के कारण चुंबकीय, क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये परिकल्पना या ये स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। और यहाँ हम कहें कि आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में नाभिकीय चुंबक ऊर्जा स्तर या नाभिकीय चक्रण अवस्थाएं प्राप्त होती है, उनका क्वांटीकरण होता है। बाद में टर्म आती है अनुनाद। अनुनाद एक अवस्था है, एक रेजोनेंस वह अवस्था है जब नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं की मध्य का क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर आपतित विकिरणों के ऊर्जा के बराबर हो जाता है, उनकी फोटोनों की ऊर्जा के बराबर हो जाता है, वो अवस्था अनुनाद कहलाती है। तो इस कारण से
यहाँ पे हम NMR या नाभिकीय चुंबकीय नाद स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कहते हैं। स्पेक्ट्रम से यौगिक की संरचना का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम तकनीकों से प्राप्त सूचनाओं को नीचे दर्शाया गया है। जैसे कि सबसे पहले बात करें पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, जैसे यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे आप क्या पता लगाते हैं? आपको एक अणु दिया जाए, एक अननोन मॉलिक्यूल है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता करना है। स्ट्रक्चर यदि आपको दर्शाना है तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की आवश्यकता होगी, और किसी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आप संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण से आप विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी टूल को प्रयुक्त करते हैं। उसमें यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की कहलाती है, इसकी सहायता से आप असंतृप्तता या संयुग्मन की सूचना प्राप्त करते हैं। मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, और उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कोई कॉन्जुगेशन, संयुग्मन है या नहीं, इसकी सूचना, कितना संयुग्मन प्रेजेंट है, इसको लैम्बडा मैक्स की सहायता से आप कैलकुलेट करते हैं। वो हमने डिस्कस भी किया है। तो पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रम की सहायता से अणु में असंतृप्तता या संयुग्मन का ज्ञान होता है। IR स्पेक्ट्रा भी आपने पढ़ा है, और आगे भी BSc पार्ट 3 में फिजिकल का जो पार्ट है उसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप डिटेल से डिस्कस करोगे। तो यहाँ पे IR स्पेक्ट्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू फाइंड फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह का ज्ञान होता है कि अणु के अंदर कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो असंतृप्तता का पता यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और IR की सहायता से आप बहुत इंपॉर्टेंट सूचना प्राप्त करते हैं क्रियात्मक समूह, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनमें विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह एक ही अणु के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। तो उनकी सूचना जो है वो IR स्पेक्ट्रा की सहायता से आपको प्राप्त होती है। फिर बात आती है NMR स्पेक्ट्रा। NMR स्पेक्ट्रा हम कह सकते हैं इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्केलेटन। कार्बन का कंकाल की सूचना आपको प्राप्त होगी। अब विभिन्न प्रकार के जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें भिन्न भिन्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और आपके सिलेबस में जो है वो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से आपको सूचना क्या प्राप्त होती है? आपको सूचना प्राप्त होती है प्रोटॉनों के प्रकार की, और वो किस तरह से कार्बन स्केलेटन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से अतः स्पष्ट हो जाता है कि प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रोटॉनों तथा उनकी संख्या के बारे में सूचना प्राप्त होती है। अतः PMR स्पेक्ट्रम डेटा की सहायता से कार्बन श्रृंखला को लिखा जा सकता है। NMR सक्रिय नाभिक। NMR तकनीक नाभिक चक्रण से संबंधित है, अतः वे सभी नाभिक जिनमें परिणामी चक्रण पाया जाता है NMR सक्रिय होते हैं। विषम परमाणु द्रव्यमान वाले नाभिक NMR स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, जैसे H1, P31, F19, C13, जिसके अंदर विषम परमाणु द्रव्यमान है, वो NMR स्पेक्ट्रा की फिनोमिना को दर्शा सकते हैं। ये NMR एक्टिव नाभिक कहलाते हैं। सम संख्या में परमाणु द्रव्यमान वाले नाभिकों द्वारा NMR नहीं दर्शाया जाता, क्योंकि नाभिकीय चक्रण शून्य प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।